तो दोस्तों देखिए, इस चित्र के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से मैं कौन सा सिद्धांत आपको बताना चाह रही हूँ, आपको आइडिया लगाना है। अब ये मैप मैं क्लास में लेके गई, वर्ल्ड मैप में लेके गई और मैंने उसमें बच्चों को बताया कि बच्चों ये वर्ल्ड मैप है और आप इसे ध्यान से देखिए। तो बच्चों ने ध्यान से देखा और इसको एक साथ देखा, यूँ नहीं कि पहले ये वाला सेगमेंट देखा, फिर ये देखा, फिर यहाँ पर ओशन एरिया देखा, उसके बाद में कॉन्टिनेंट्स देखे, फिर धीरे धीरे आइलैंड्स देखे, ऐसा नहीं। जैसे ही मैंने ये वर्ल्ड मैप जो है ये क्लास में बताया, इस पूरे वर्ल्ड मैप को एकीकृत रूप में, समग्र रूप में बच्चों ने देखा। ठीक है, समग्र रूप में देखने के बाद अब बच्चे क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे और उस रेस्पॉन्स में बच्चे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। पहले तो उन्होंने पूरा एक साथ इस मैप को देखा और एक साथ मैप देखने के बाद अब मैं उनको समझा रही हूँ कि दिस इज बेसिकली आवर वर्ल्ड मैप और उस वर्ल्ड मैप में हमें कॉन्टिनेंट समझने हैं और उस वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट्स के अंदर कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट एरिया हैं वो समझना है। प्लस हमें इस मैप में क्या समझना है, हमें इस मैप में समझना है कि देखो बच्चों, डेजर्ट्स जो है उन डेजर्ट्स का निर्माण कहाँ कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स में हो रहा है। तो ये सारे डेजर्ट्स जो हैं इसके बारे में मैं बच्चों को बताऊंगी। प्लस मैं ये बताऊंगी कि ये जो ग्रीनलैंड है ये आइलैंड है कि ये कॉन्टिनेंट है कि ये यहाँ पर निर्जन स्थान है कि यहाँ पर मूलतः क्लाइमेट कैसा होता है। इन सब कारकों की चर्चा करूंगी, इन सब तत्वों की चर्चा करूंगी, स्टेप बाय स्टेप क्रमिक रूप से इनका वर्णन किया जाएगा। लेकिन एक बार में तो मैंने बच्चों को क्या बताया, ये पूरा वर्ल्ड मैप बताया। और अब इस वर्ल्ड मैप को बताने के बाद the second step will be, I will be explaining to them what is about the soil, what is about the climate, how many deserts are there, what about the mountains, etc. etc. तो किसी भी स्थिति को हम सबसे पहले, किसी भी समस्या को हम सबसे पहले किस रूप में देखते हैं, कंप्लीटली वी आर लुकिंग इनटू द मैनर दैट इज कॉल्ड पूर्णाकार। किसी भी चित्र को, किसी भी बात को, किसी भी समस्या को हम उसके पूर्ण रूप में देखते हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है, पहले हम प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, पहले किसी चित्र को पूरी तरह से देखते हैं, पहले किसी समस्या के समग्र रूप को हम देखते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे चरणों में उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूर्णाकार सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, हम गेस्टाल्ट सिद्धांत से जानते हैं। फिर उसमें हमने सीखा कि गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है और उस जर्मन शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूर्णाकार और इस सिद्धांत का नाम भी यही पड़ा कि पूर्ण कार्यवाही अधिगम। ठीक है, तो ये पूर्ण कार्यवाही अधिगम या पूर्णाकार शब्द जो हम देखते हैं, दैट इज व्हाट इन इंग्लिश वी यूज द टर्म दैट इज कॉल्ड होलसम, होल। और होल के बाद फिर आता है हमारा पार्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले बच्चों को पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप बताया और उसके बाद उसके तत्वों की व्याख्या की। सो व्हाट इज दैट टीचिंग मैक्सिम, ये कौन सा शिक्षण सूत्र हुआ, ये शिक्षण सूत्र हुआ पूर्ण से अंश की ओर। ये शिक्षण सूत्र हुआ वोल टू पार्ट और वोल टू पार्ट वाला सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, इसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, इसे सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है और गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णाकार। यह सारी किताबों में लिखा है और हम पढ़ भी चुके हैं, नथिंग स्पेशल इन इट। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इस सिद्धांत का वर्णन मुख्यतया किसमें किया गया है, तो दैट इज बेसिकली मेंटालिटी ऑफ द एप्स। कौन सी किताब में किया गया है दोस्तों, मेंटालिटी ऑफ द एप्स। तो ये आपको याद रखना है कि इस पूरे सिद्धांत का वर्णन, पूर्णाकार का वर्णन किसमें किया गया है, मेंटालिटी ऑफ एप्स, मेंटालिटी ऑफ एप्स। ठीक है, तो यहां पर ये पूर्णाकार, ये पूरा इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ये पूरा सूझबूझ का सिद्धांत,
ये किस पर आधारित है? ये बताता है कि किसी भी समस्या का जो आप अवलोकन करते हैं वो कैसे करते हैं, पूर्ण रूप में करते हैं, होलसम रूप में करते हैं, एंड देन यू प्रोसीड टू इट्स पार्ट। जैसा कि मैंने इस मैप में बताया था कि पहले मैंने बच्चों को वर्ल्ड मैप बताया और वर्ल्ड मैप बताने के बाद मैं क्रम रूप से आगे बढ़ी और बताया कि हर एक कॉन्टिनेंट की चर्चा करेंगे बच्चों, कि इसकी जलवायु कैसी है, इसका वनस्पति जगत कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये सब बात मैं किस में कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट इट पार्ट्स। पहले वोल की बात करी और उसके बाद पार्ट्स की बात करी। तो ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग थ्योरी, और इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पूर्णाकार। कौन सी बुक में है? मेंटालिटी ऑफ एप्स। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी को देने के मुख्य प्रतिपादक कौन थे, कॉहलर, कॉफ्ता या वर्दीमर, तो कॉहलर, कॉफ्का और वर्दीमर में से आपका आंसर क्या होगा कि इस सिद्धांत को देने वाले जो प्रतिपादक थे वो थे कॉहलर। ठीक है, कौन थे इसके मुख्य प्रतिपादक? कॉहलर। इसके मुख्य प्रतिपादक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका आंसर कॉफ्का है, वर्दीमर है कि कॉहलर है। इसके मुख्य प्रतिपादक हैं कॉहलर। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट्स हमें ऑलरेडी आते हैं। अब हमें जो यूनिक पॉइंट इसमें सीखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से हमें अधिगम हो जाना चाहिए, वो ये है कि जब लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है, ये इनसाइट लर्निंग थ्योरी में आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि जब भी लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, हम कोई लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बैरियर्स आ गए, कोई अवरोध आ गए, बाधा आ गई, इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए हमारे माइंड में क्या उत्पन्न होता है? हमारे माइंड में एक टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, साइंस में भी है ना सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर हमारे माइंड में भी ये तनाव उत्पन्न क्यों हुआ है? क्योंकि हम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो गई, और वो बाधा जैसे ही उत्पन्न होती है तो हमारे माइंड में भी तनाव की उत्पत्ति होती है। Why? Because how to solve that obstacle, how to remove that barrier, उस बैरियर को रिमूव करने के लिए हमारे माइंड में एक तनाव की उत्पत्ति होती है। और इस तनाव को समाप्त करने के लिए, इस तनाव को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करने का प्रयास करते हैं। इस तनाव को समाप्त करने के लिए हम प्रत्यक्षीकरण का प्रयास करते हैं। और प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है? सामने देखना? बिल्कुल भी नहीं। प्रत्यक्षीकरण मतलब समझना। प्रत्यक्षीकरण मतलब समझने का प्रयास करते हैं। वापस हमारा ही हम लाइव एग्जांपल लेते हैं कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, 3 बार हमने एग्जाम दे दिया है, फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, सारी बातें हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारी बाधाएं बीच में आ रही हैं। हम फिर से तैयारी कर रहे हैं, बाधा बीच में आई। कौन सी बाधा? कि हमें परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है, हमें जॉब भी करनी है, हमें पैसे भी कमाने हैं, हमें घर भी संभालना है, ऑफिस वर्क भी करना है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी डे टू डे लाइफ में होती हैं। ठीक है, लेकिन इस बाधा के उपस्थित होने के बाद भी क्या आप अपने लक्ष्य से भटक गए? नहीं, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन उसके बीच में ये ऑब्स्टिकल्स आ गए कि आप घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते बहुत थक जाते हैं, फिर आपको नींद आ जाती है और पढ़ाई खत्म, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती। तो ये एक बाधा हो गई कि आप पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन थकान हो जाती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घर गृहस्थी का काम करते हैं। फिर आपने क्या किया? तो यहाँ पर जैसे ही ये बाधा उत्पन्न हुई, माइंड में टेंशन होगा कि नहीं होगा? कि यहाँ पर एक टेंशन की उत्पत्ति होती है, एक तनाव उत्पन्न होता है माइंड में कि अरे आजकल इतने दिनों से तो क्या हो रहा है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये बाधा इतनी सारी आ गई है, रिलेटिव्स आ गए हैं, इतने ज़्यादा काम हो गया है घर में कि अब मेरी पढ़ाई
कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अब मेरे माइंड में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा और उस टेंशन को मैं क्या करूंगी, कम करने की कोशिश करूंगी, समाप्त करने की कोशिश करूंगी कि कैसे ये बाधाएं हट जाए। अगर ये बाधाएं हट जाएंगी तो मुझे मेरी लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। मैं जो भी पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करने के बाद लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बाधा को हटाना पड़ेगा। और इस बाधा को हटाया कैसे जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगी, प्रत्यक्षीकरण करूंगी। तो अगर मैं ये पूछूं कि सूझबूझ के सिद्धांत में सबसे प्रमुख कारक क्या माना जाता है, और हम जो 10 साल से रट रहे हैं, पूर्णाकार, गेस्टाल्ट, समग्रवाद, ये सब हमने पढ़ रखा है और वो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। किसी भी ऑप्शन में वो दिया ही नहीं गया है कि समग्रवाद का सिद्धांत है। किसी भी ऑप्शन में ये बता नहीं रखा है कि समग्रवाद का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, आपके सूझबूझ का सिद्धांत कहीं भी नहीं है। Then what you will opt? You will go for this option that is called प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। आपने इस सिद्धांत को कितना समझा है वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। तो यहीं पर समझने की बात हो रही है कि आप उस तनाव को समाप्त करने के लिए, आप उस बाधा को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे। जो बाधा उत्पन्न हुई उससे तनाव उत्पन्न हुआ, और तनाव को समाप्त करने के लिए, बाधा को समाप्त करने के लिए आप परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल मैं क्यों इतना नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्यों मेरे पढ़ाई के घंटे कम हो गए हैं, क्यों मुझे थकान हो रही है, क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आप समझने का प्रयास करेंगे, और जब आप ये बातें समझ जाएंगे तो आपको इसका समाधान भी मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लोग यहाँ पर हमेशा किसके लिए होते हैं, राय के लिए होते हैं। समस्या का समाधान तो हमारे पास ही होता है, और लोग किसके लिए होते हैं, हर समस्या पर अपनी राय वो जरूर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान दोस्तों हमारे पास ही होता है। तो यहाँ पर उस समस्या का समाधान आपके पास निकल जाएगा कि अरे आप इतना काम करते हैं, इसकी वजह से आपको थकान हो रही है, तो फटाफट आप मेड सर्वेंट रखेंगे और अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करी, यहाँ पर आपने प्रत्यक्षीकरण किया, और प्रत्यक्षीकरण के बाद आपने निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, सूझबूझ के सिद्धांत में भी यही चरण अपनाए जाते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति में जब भी कोई बाधा आती है तो उस बाधा के आने से तनाव भी उत्पन्न होता है, और जब तनाव उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हैं, उस तनाव को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और उस तनाव को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस समस्या को समझने की कोशिश करनी होगी। दैट दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू विच kind of reasons, what kind of reasons are there due to which this is the problem। ये जो समस्या है, इस समस्या के कारण क्या क्या हैं, क्यों ऐसा होता है। तो जैसे ही कारण आप समझ जाएंगे, आपको समाधान भी समझ में आ जाएगा, और वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इस सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या बताई गई, प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण का अर्थ बताया गया समझना। प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देखना नहीं, प्रत्यक्षीकरण मतलब समझना। तो सूझबूझ के सिद्धांत में समझने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और समझना किसका डिपार्टमेंट है, आईज का, माउथ का, हैंड्स का कि माइंड का। यहाँ पर समझने वाला जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ से समझा जाता है, हमारी स्मृति, ज्ञान, चेतना, अर्धचेतन, अचेतन, ये सब कहाँ पर एकत्रित रहते हैं, हमारे माइंड में। यानी कि संज्ञानात्मक विचारों को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सूझबूझ के सिद्धांत में क्या बातें हमें आती थी और क्या पॉइंट आपको इसमें और एडअप करना है। दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और प्रत्यक्षीकरण मतलब हमने क्या समझा है, प्रत्यक्षीकरण हमने समझा है समझ। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, समझ। और ये समझ किसका डिपार्टमेंट है, स्मृति, ज्ञान, चेतन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, ये सब समझने के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका एड्रेस क्या है, इनका एड्रेस है हमारा भेजा। तो भगवान ने जो भेज के भेजा है आपको, उस भेजे का प्रयोग बहुत अच्छे तरह से करना चाहिए, ताकि हमें वापस इस दुनिया से भेजने से पहले उस भेजे का प्रयोग
उपयुक्त रूप से हो जाए। तो यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण यानी कि समझना, इस समझ को कॉग्निटिव पावर्स में इंक्लूड किया जाएगा और इसी को हम कहते हैं क्या, संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर सूझबूझ के सिद्धांत में संज्ञानात्मक योग्यताओं पर अधिक बल दिया गया है, बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। किस पर? संज्ञानात्मक योग्यताओं पर। किसके अपेक्षा संज्ञानात्मक योग्यताओं पर बल दिया गया है? रटने की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, वंस यू अंडरस्टैंड यू नेवर हैव टू लर्न। एक बार आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो आपको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। और ये फलसफा कौन से सिद्धांत पर एप्लीकेबल है? दैट इज कॉल्ड इनसाइट थ्योरी। तो यहाँ पर जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं, तो समझने के बाद सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती हैं और उनका सॉल्यूशन निकल जाता है। लेकिन जब आप बातों को नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आगे जाकर भी आपसे वही गलती हो जो आप अब तक कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण वाला पॉइंट आपको सूझबूझ के सिद्धांत में याद रखना है, प्लस रटने की अपेक्षा ये संज्ञानात्मक योग्यताओं पर बल देता है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपको इनसाइट थ्योरी में क्या याद रखना है? तो इसके अलावा आपको इनसाइट थ्योरी में याद रखना है कल्पना मैडम के बारे में। क्या? कि यहाँ पर कल्पना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान है? कल्पना मैडम का महत्वपूर्ण योगदान है। सूझबूझ के सिद्धांत में कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान है। कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर अभी कुछ सालों पहले ये इमेजिनेशन नहीं किया जाता कि दो व्यक्ति बहुत दूर दूर बैठे हुए भी एक दूसरे से संवाद कर पाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे, अगर ये सोचा ही नहीं जाता कभी, तो क्या आपको लगता है आज मोबाइल जैसी संकल्पना जो है वो सही सार्थक सिद्ध हो पाती? तो यहाँ पर किसी भी चीज का पहले इमेजिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप पहले इमेजिनेशन करते हैं, उस इमेजिनेशन के माध्यम से ही कहते हैं ना कि सपने बड़े देखने चाहिए, तभी उनको हम पूरा कर पाएंगे। अगर हमारे सपने ही नहीं होंगे तो हम पूरा किसको करेंगे? हमारा लक्ष्य क्या होगा? हम उद्देश्यहीन हो जाएंगे। तो सपने जरूर देखने चाहिए और फिर उसके बाद में उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पर कल्पना का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। किसमें? सूझबूझ के सिद्धांत में। क्योंकि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर ये कल्पना नहीं की जाती कि एक तरह का ऐसा डब्बा का आविष्कार किया जाएगा, इन्वेंशन किया जाएगा, जो कैसा होगा, जिससे दो व्यक्ति दूर बैठे वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरेक्शन कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई सोचता ही नहीं तो आज मोबाइल जैसी संकल्पना संभव नहीं हो पाती। अगर राइट ब्रदर्स ये नहीं सोचते कि हम भी पंछियों जैसे कभी उड़ते, ठीक है, उड़ता फिरूं गगन में, आज मैं ऊपर आज मैं नीचे, तो यहाँ पर काश में एक पक्षी होता और हवा में उड़ता। अगर इस तरह की संकल्पना राइट ब्रदर्स के माइंड में नहीं आई होती, ऐसी इमेजिनेशन, तो क्या एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का आविष्कार संभव था? बिल्कुल नहीं। पहले उन्होंने इमेजिन किया, पहले उन्होंने कल्पना की और फिर इस कल्पना को साकार रूप देने के लिए उन्होंने प्रयास किए। तो पहले सूझबूझ के सिद्धांत में कॉफका, कोहलर और वर्दीमर ये मानते हैं कि हमें किसी भी सिद्धांत के लिए, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले क्या करनी होगी? कल्पना करनी होगी। सृजनात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हमारे माइंड में होनी चाहिए और उस कल्पना को फिर बाद में साक्षात्कार, उसका बिल्कुल साक्षात्कार करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। लेकिन उसको साक्षात आप कब करेंगे? उसको साक्षात करने से पहले का स्टेप है कल्पना करना। तो सूझबूझ के सिद्धांत में कल्पना को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन ये कल्पना नहीं करते, उनके माइंड में ये बत्ती नहीं जलती किसका आविष्कार करने की, बल्ब का आविष्कार करने की, तो आज तक हम अंधेरे में ही बैठे होते। पहले उन्होंने कल्पना की, इमेजिनेशन किया कि लाइट जैसी कोई वस्तु का आविष्कार किया जा सकता है
और इसको करने में उन्हें कई वर्ष लग गए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कल्पना तो की, इमेजिनेशन तो किया। सो इमेजिनेशन इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थियरी एंड विच इज़ वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो, कि आप पहले इमेजिन करेंगे तभी तो उसके लिए प्रयासरत होंगे। पहले आप इमेजिन करेंगे कि रीट की परीक्षा में आप पास हो चुके हैं, पास होने के बाद आपका एक सुंदर सा मैसेज आता है जो इस पूरी दुनिया का सबसे सुंदर मैसेज होगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, और इस मैसेज की कल्पना भर से हम भाव विभोर हो उठते हैं। एक आनंद की ज्वाला हम में अचानक से प्रस्फुटित हो जाती है कि वाह कितना अच्छा लगेगा दैट योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ 1,25,000 रुपीज़, यानी कि 1,25,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। और इस कल्पना भर मात्र से हम में जोश आ जाता है क्या करने का, पढ़ाई करने का, इन सिद्धांतों को समझने का, प्रत्यक्षीकरण करने का, क्योंकि हमारे जीवन की भी सभी बाधाएं तभी समाप्त होंगी जब हम क्या करेंगे, रीट के टीचर बनने की कल्पना करेंगे, जब हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने की कल्पना करेंगे। और कल्पना करने के बाद मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने, कल्पना करने के बाद उसको साक्षात रूप देने के लिए भी हमें प्रयास करने होंगे, चीज़ों को समझना होगा। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कल्पना वाला पॉइंट शायद आपको आता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये संज्ञानात्मक योग्यताओं पर अधिक बल देता है, ये सूझबूझ का सिद्धांत है। बाकी रटने की अपेक्षा को कम अपेक्षा करता है, ये इसकी उल्हेना करता है। कौन? सूझबूझ का सिद्धांत, ये हमें पता है, और प्रत्यक्षीकरण को इसने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में हमें ऐसे कौन से चरण याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आपको क्रमबद्ध तरीके से पूछे जा सकते हैं, इनका अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं सूझबूझ के सिद्धांत में क्या पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नियम हमको याद रखने हैं। तो केवल मात्र 4 नियम आपको याद रखने हैं, दैट इज समागम का नियम। अब ये समागम का नियम क्या है? समागम का नियम मतलब किसी भी अपूर्ण आकृति को उसी रूप में देखने की कोशिश करता है जो हमारे स्मृति में संग्रहित है। जो भी हमारी स्मृति में संग्रहित है उसे मस्तिष्क उसी आकृति में देखने की कोशिश करता है। कोई अपूर्ण आकृति है लेकिन हमारी स्मृति में वो अपूर्ण आकृति की आकृति कैसी बनी हुई है? कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो यहाँ पर ये पूर्ण आकृति जो हमारे मस्तिष्क में भंडारित है, संग्रहित है, उसको पूर्ण आकृति के रूप में देखने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं प्लेट टेक्टोनिक की बात करूं, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत दिया गया था, प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत दिया गया था, उसको जिगशॉ का सिद्धांत भी कहा जाता है। कि जैसे वर्ल्ड मैप में बताया जाता है कि देखो बच्चों, यहाँ पर अफ्रीका जो है उसका हॉर्न निकला हुआ है, फिर यहाँ पर जो डिप्रेशन वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का, थोड़ा तुम आइडिया देखो, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर इसका देखो, इंडिया का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखो, एशिया कैसे बना हुआ है। और फिर मैंने बताया कि पहले कुछ करोड़ों साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिक्सअप थे और अब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर खिसकते जा रहे हैं ड्यू टू प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत की वजह से। तो अब यहाँ पर ये जो अपूर्ण आकृति है, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट्स दूर दूर खिसके हुए हैं, वो सारे कॉन्टिनेंट्स क्या करेंगे, वो सारे कॉन्टिनेंट्स जो दूर दूर खिसके हुए हैं और उनकी जो आकृति है, उस आकृति के आधार पर, ये अभी जो मैप में दिखा रही हूँ मैं, ये अपूर्ण आकृति है। जो वर्तमान का वर्ल्ड मैप है, उस वर्ल्ड मैप में जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं वो कैसे हैं, अपूर्ण आकृति वाले हैं। कि हमने देखा कि इस तरह से जो अफ्रीका बना हुआ है उसका एक हॉर्न निकला हुआ है और दूसरी जगह जो एरिया है, कॉन्टिनेंट है, उसका इस तरह से डिप्रेशन है। तो आपको क्या नहीं लगता कि पिछले करोड़ों वर्ष पहले ये जो हॉर्न है ये कहाँ फिक्स हो रहा है? एग्जैक्टली इस जगह पे फिक्स होने लायक है और यहीं से टूटकर ये इतना दूर पहुंच गया और अलग हुआ होगा, डिटैच हुआ होगा। तो इस तरह की अपूर्ण आकृति को भी हमारा माइंड पूर्ण रूप से देखने में सक्षम होता है। ठीक है, अपूर्ण आकृति को भी पूर्ण रूप से देखने में हमारा माइंड सक्षम होता है, कल्पना कर सकता है कि हाँ भाई, ये जो अफ्रीका टूटा हुआ जो कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका का जो ये बल्जिंग पार्ट है, जो उभरा हुआ भाग है, जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ये हॉर्न, ये सींग आगे जाकर कहाँ फिक्स हो रहा है?
आगे जाकर ये दूसरे कॉन्टिनेंट के डिप्रेशन वाले पार्ट में पूरी की पूरी तरह फिक्स हो सकता है। और ऐसा लग रहा है इसके ये जो टूटा हुआ पार्ट, ये जो कॉन्टिनेंट अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है उससे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये इसके पास वाला कॉन्टिनेंट जो है ये डिप्रेशन वाला है और ये ऐसा उभरा हुआ पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट किसी समय एक ही रहे होंगे और अब वर्तमान में ये टूट चुके हैं। तो वो किसी समय जब एक रहे थे उसकी संकल्पना, उसकी कल्पना हमारा माइंड आसानी से कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इन सूचनाओं का संग्रहण हमारे माइंड में कल्पना की जा सकती है कि हाँ, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जब एक साथ चिपके हुए होंगे तब ये आकृति कैसी बन रही होगी। और अभी वर्तमान इन महाद्वीपों की जो आकृति है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी समय ये एक ही इकाई थे। बिकॉज सूझबूझ का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है, ये हमारा जो मस्तिष्क है ये पूरी चीजों को एक इकाई के रूप में देखने की कोशिश करता है। तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत वाला एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठता है, दैट इज कॉल्ड समागम का सिद्धांत। अपूर्ण आकृति को भी मस्तिष्क पूर्ण आकृति में देख सकता है जो भी इंफॉर्मेशन उसकी माइंड में संग्रहित है। यानी कि एक मनुष्य के माइंड में जितनी इंफॉर्मेशन संग्रहित है उसकी हेल्प लेकर वो क्या कर सकता है, किसी अपूर्ण आकृति को भी पूर्ण रूप से देखने की कल्पना कर सकता है। ये हुआ पहला चरण। दूसरा, समानता के आधार पर भी हमारा मस्तिष्क जो है वो विभेदन करना जानता है। समानता के आधार पर यानी कि जैसे कि कोई रंग है, कोई आकार है, कोई आकृति है, कोई शेप है, तो ये रंग, आकार, रूप के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर लेता है। समानता का जो रूप है, जो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, उसको ये एकीकृत करने के रूप में सक्षम है। कैसे? जैसे क्लासिफिकेशन कि भाई यहाँ पर ये जो रेप्टाइल्स है ना, ये इस तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो मनुष्य है ना इसके इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि इसकी लिम्स कैसे हैं, 2 पैर हैं और 2 हाथ हैं। तो यहाँ पर ये सारा क्लासिफिकेशन जो है, ये जो समानता का नियम है, ये उस आधार पर ये इसको क्लासिफाई कर पाते हैं कि सारे रंग वाले एक साइड हो गए, सारे रेड कलर वाले इस साइड हो गए, सारे आकार वाले इस साइड हो गए। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन कौन कर सकता है? समानता के आधार पर कि ये सारे गोरे हैं तो ये कौन है? फॉरेनर्स हैं, अमेरिका वाले हैं। ये सारे काले हैं, ये कौन है? ये अफ्रीका से हैं। जैसे आर्य और अनार्य का जो दशराग्य युद्ध हुआ था उसमें आर्यों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्टाउट थे, कद काठी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और अनार्य लोग जो थे वो छोटे, नाटे, चपटी नाक वाले ऐसे थे। तो यहाँ पर ये माइंड क्लासिफिकेशन कर लेगा कि हाँ हाँ ये 2 ग्रुप बने हुए हैं, इस साइड जो है अनार्य लोग हैं और इस साइड आर्य लोग हैं, और इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो माइंड कल्पना आसानी से कर सकता है। तो इन रंगों का, आकृतियों का, आकार का क्लासिफिकेशन करना और समानता के आधार पर क्लासिफिकेशन करना मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह से जानता है। और ये मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को क्लासिफाई करना, इनके समानता के आधार पर, समानता क्या? समान लक्षण, समान लक्षणों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करना जानता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग आपको कहते हैं ना कि मैं तो इतना अनुभवी हो गया हूं कि लोगों को देख के ही पता लगा लेता हूं, पूरा एक्सरे कर लेता हूं, कौन मतलबी व्यक्ति है, कौन मददगार व्यक्ति है, कौन मन से भोला व्यक्ति है, सब पता चल जाता है मुझे 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि उसने समानता का नियम फॉलो किया है। कौन कौन से भले व्यक्ति हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसे फटाफट क्लासीफाई कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड समानता का नियम। फिर अब देखते हैं समीपता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसमें क्या करते हैं कि काल और स्थान के अकॉर्डिंग, कालिक और स्थानिक, काल और स्थान के अकॉर्डिंग भी हमें चीज़ों को व्यवस्थित करना आता है। माइंड जो हमारा है वो काल और स्थान के हिसाब से भी चीज़ों को क्या कर लेता है? व्यवस्थित करने की जो सामर्थ्य है वो हमारे माइंड में है। एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम। जैसे आपने देखा है कि कुछ ना कुछ जैसे स्थान बता दिए जाते हैं, जैसे आपने कुछ कोड निर्धारित कर दिए। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसके लिए, स्थान और काल के लिए। जैसे कुछ स्थान पर परफेक्ट मैंने डिसाइड कर लिए। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है जो नंबर्स बोल पा रहे हैं, ठीक है, ये नंबर्स आपने लिखे हैं 1 2 3 4 इस तरह के नंबर लिखे हैं बोर्ड पर, ठीक है, और इस नंबर को कोई व्यक्ति जादू से 5 मिनट तक देखता है, 10 मिनट तक देखता है, और उसकी स्मृति इतनी तेज है कि वो अब
अचानक से आपके सामने मुड़ जाता है और सारे के सारे वो नंबर रिपीट कर देता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज कोडिंग प्रोसेस। व्हाट इज दैट? दैट इज स्थानिक प्रोसेस। हमारा माइंड जो है वो फटाफट से सामीप्यता का नियम फॉलो करता है। सामीप्यता का नियम क्या है कि उनको कुछ कोडिंग, कुछ कोड बताया जाता है कि 1 मतलब माउंटेन, 2 मतलब टेबल, 3 मतलब आपका ओशियंस, 4 मतलब कॉन्टिनेंट्स। तो ये सारे स्थान और इन स्थान के साथ संलग्न कर दिए नंबर। भाई 9 तक ही होंगे ना नंबर, और तो कितने होंगे? 0 से लेकर 9 तक नंबर होंगे, उसी से हमारा पूरा ये अंकों की दुनिया बनी है। तो ये 0 से 9 तक के लिए कुछ ना कुछ कोड, कुछ ना कुछ कूट बना दिए जाते हैं, कि स्थान बना दिए जाते हैं कि ये 1 जो है अमेरिका है, फिर 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर 3 जो है वो इंडिया है, 4 है जो वो उसका आपका ये आ जाएगा कनाडा है। तो इस तरह से ये अलग अलग स्थान के कूट निर्धारित कर दिए गए। अब मैंने याद कर लिया कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब मैंने 5 मिनट इनको याद किया, ऑलरेडी कूट मुझे याद है कि 1 के लिए ऑस्ट्रेलिया है कोड, 2 के लिए इंडिया है, 3 के लिए पाकिस्तान है, इस तरह से कोड याद है। तो 5 मिनट में आप उसकी सीक्वल दोहराकर ये सारे के सारे नंबर वापस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में तो क्या चल रहा है? आपके माइंड मैपिंग में चल रहा है कि 1 क्या था? 1 था आपका M, यानी कि माउंटेन। तो आपने बोल दिया कि सबसे पहला नंबर कौन सा है, आप बिना देखे बोल रहे हैं 1। माउंटेन के लिए कौन सा कोड डिसाइड किया था? 1। फिर आपने ये टेबल के लिए कौन सा कोड था? 2। फिर आप बोलेंगे इसके बाद कौन सा नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप ओशन का कोड याद करेंगे 3, तो ओशन की जगह आप बोल देंगे 3। तो इस तरह से समय और स्थान, काल और स्थान के अकॉर्डिंग सारी चीजें व्यवस्थित करने का कार्य मस्तिष्क बहुत फटाफट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड समीपता का नियम। अब ये इसके समीप मैंने क्या कर दिया? 1। टेबल के समीप मैंने क्या कोड बना दिया? 2। टेबल का मतलब हमेशा 2 होगा, ओशियंस का मतलब हमेशा 3 होगा। तो ये समीपता के नियम, इन दोनों में सामीप्य स्थापित कर दिया मैंने, समीपता का नियम स्थापित कर दिया कि ओशन मतलब ये है, टेबल मतलब ये है, माउंटेन मतलब ये है। अब इसके आधार पर मैं कभी भी इन नंबर्स को रिपीट कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड समीपता का नियम। और ये किसकी कैपेबिलिटी है? ये माइंड की कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखें, परिणाम का नियम। परिणाम के नियम में हमको याद रखना है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा किसी भी वस्तु को एक इकाई के रूप में देखता है। परिणाम का नियम, हमारा मस्तिष्क किसी भी वस्तु को एक इकाई के रूप में देखता है और उसी दिशा में प्रयास करता है, फोकस करता है और समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड परिणाम का नियम। ठीक है, पूरी एक इकाई के रूप में देखा और उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या क्या करना है वो देखा। भाई मैंने पूरा एक मैप बना लिया कि मुझे तो आईएएस ऑफिसर ही बनना है, एक इकाई के रूप में देखा और उस इकाई के अब उप विभाजन कर लिए, सब डिवीजन कर लिए कि अब ये आईएएस बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, वो स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगी। तो पहले तो मैंने क्या करा, मेरे माइंड ने क्या करा, एक इकाई के रूप में एक खाका तैयार किया, एक प्रारूप बनाया और उस प्रारूप के आधार पर आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर दिया। प्रारूप समिति पढ़ते हैं ना आप, B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पर प्रारूप समिति क्या थी? प्रारूप ने एक खाका तैयार किया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की गई। तो व्हाट इज दैट? दैट इज परिणाम का नियम। तो सारी चीजों को मस्तिष्क एक इकाई, एक यूनिट के रूप में देखता है और फिर उस यूनिट के उप विभाजन किए जा सकते हैं। ये चारों नियम किसने बताए? ये चारों नियम सूझबूझ के नियम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ पर शैक्षिक उपयोगिता क्या होगी? सूझबूझ के नियम के अंतर्गत जो शैक्षिक उपयोगिता मानी जाती है वो ये कि एक शिक्षक को बच्चों के सामने क्या कर देना चाहिए, पूरा का पूरा जो आपका कोर्स है उसका प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कर देना चाहिए कि देखो बच्चों, हमारा पूरा कोर्स इस तरह से है, हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उससे पहले हमें इन स्टेप्स में अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे फाइनल एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। तो पढ़ाने से पूर्व समस्त प्रस्तुतिकरण पर बल देता है ये सिद्धांत। पढ़ाने से पूर्व पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन एक साथ बता देनी चाहिए, उस पर बल देता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिलेबस। दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। जो हम बुक खोलते हैं तो इंडेक्स दिखाई देता है और इंडेक्स में सारे चैप्टर एक साथ बताए जाते हैं और फिर उनका क्रमिक वर्णन किया जाता है। तो इंडेक्स का निर्माण, हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण किसके आधार पर होगा? इनसाइट थ्योरी के आधार पर होता है।
पूर्णाकार के समग्रवाद सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और बच्चों के समक्ष प्रस्तुतिकरण देने से पहले भी पूरा प्रस्तुतिकरण पूरा प्रारूप एक बार बता देना चाहिए, उसके बाद उस इकाई पर अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में वर्ल्ड मैप बताया था, और वर्ल्ड मैप के बाद फिर मैं प्रत्येक कॉन्टिनेंट की चर्चा अलग से करती हूँ, तो उसे कहते हैं सूझबूझ का सिद्धांत, उसे कहते हैं समग्रवाद का सिद्धांत। इसके अलावा आप मेंटेलिटी ऑफ एप्स में सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो प्रयोग किए गए वो आप सभी जानते ही हैं कि उसको एक कैबिन में बंद किया गया और उसके कैबिन के बाहर एक केला रखा गया और अंदर एक छड़ी रख दी गई। आप बहुत सारे प्रयास उसने किए, फिर उसको ध्यान में आ गया, अचानक से सूझ के सिद्धांत में अचानक से क्या होता है, आहा वाला मूवमेंट आता है, जिसमें आपको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, ये था इसका सॉल्यूशन और मैं इतनी देर से फालतू में पागल बने जा रहा था। तो यहाँ पर भी यही सिद्धांत लागू होता है कि इतने ज़्यादा आप साइकोलॉजी से रिलेटेड परेशान हो रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर अचानक से आहा वाला प्रिंसिपल आपको लगता है क्या कि जैसे ही आपने वीडियो देखा सारी की सारी बातें अब आपको समझ में आ गई और अब आपके मुंह से निकलता है थैंक गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो इट इज एंड आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। तो दैट इज कॉल्ड आहा मूवमेंट। और ये आहा मूवमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से सिद्धांत में है, सूझबूझ के सिद्धांत में है। और इस सूझबूझ के सिद्धांत में अब ये सुल्तान नामक चिंपांजी का प्रयोग आपको पता ही है कि उसने छड़ी को देखा, अचानक उसके माइंड में मेंटोस खा के बत्ती जली और दिमाग की बत्ती जलने के बाद में क्या करा, उस छड़ी का प्रयोग उसने केला लेने के लिए किया। ठीक है, फिर क्या किया, केला और दूर रख दिया गया और फिर 2 छड़ी उसके जेल में जो है कैबिन में रख दी गई। फिर उसका दिमाग दौड़ा ही नहीं, उसने बहुत प्रयास किए, बहुत सोचा, बहुत समझा, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में वापस ख्याल आता है क्या कि अरे इस 2 छड़ी को मैं जोड़ देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, तो वो एक लंबी छड़ी बन जाएगी और उससे केला लिया जा सकता है। फिर क्या करा, तीसरे प्रयोग में किया गया कि केला जो है वो सीलिंग पर लटका दिया गया और कुछ बॉक्सेस जो है वो बिखेर दिए गए उस कैबिन में। तो अब सुल्तान नामक चिंपांजी ने क्या किया, बहुत ज़्यादा सोचा, फिर अचानक से, क्योंकि ये कोई अभ्यास की चीज़ें नहीं होती है, ये अचानक होती है, अचानक प्रस्फुटन होता है उस विचार का जो कि आपको आहा वाली फीलिंग देता है। तो अब यहाँ पर ये आहा वाली फीलिंग कैसे आएगी कि उसने बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से वापस दिमाग की बत्ती जलती है, वो उन बॉक्सेस को एक्यूमुलेट कर देता है, एक जगह से ऊपर क्रम में रख देता है, तो इससे इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और आराम से चिंपांजी जो है उस केले को उन बॉक्सेस पर चढ़कर ले लेता है। तो ये प्रयोग था और इस प्रयोग में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट आहा मोमेंट, दैट वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कोई वर्ड बोल दिया जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी और मेरी फीलिंग कुछ नहीं, तो यहाँ पर ये तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी फीलिंग कुछ नहीं, कितना ज़्यादा फेमस हो गया है। हर बच्चे के मुंह पर यही लाइनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। उसी तरह से इस थ्योरी से रिलेटेड एक वर्ड फेमस हुआ है, दैट इज कॉल्ड आहा मोमेंट, आहा फील। एंड दैट आहा फील इज ड्यू टू दैट हमारे माइंड मस्तिष्क में सारी बातें संग्रहित हैं, हमारा विवेक है, हमारा विकास हो चुका है, हम वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, हमारा न्यूरॉन्स का पूर्ण विकास हो चुका है। बस हमें क्या करना है, कोशिश करनी, और उसी कोशिश में अपने आप पर बिलीव करना है और हमें भी फील होगा ये आहा वाला मूवमेंट, जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास ही है, क्योंकि दूसरे सिर्फ राय देते हैं, समाधान तो हमारे खुद के पास है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हम भी निकालने में सक्षम है, बस हमें ज़रूरत है तो प्रयास की, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो ये हुआ हमारा सूझबूझ का सिद्धांत, ये हुआ हमारा इनसाइट थ्योरी, एंड द प्रोमिनेंट बुक फॉर दिस इज मेंटालिटी ऑफ एप्स। और जो बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉफका, कोहलर और वर्दाइमर में से सिर्फ एक नाम आए तो आपको कोहलर का चुनाव करना है, क्योंकि कोहलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दिस आइडिया ऑफ इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी किसने दी, तो कोहलर ने दी। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखने वाले हैं अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, और ये अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्या इसकी शैक्षिक उपयोगिता है, किस किस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें पूछे जा सकते हैं, क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको याद कराने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा तब तक मेरे साथ और याद भी करते रहिएगा इन सारे सिद्धांतों को, ताकि आपको भी फील हो वो आहा मोमेंट।
So till then, keep learning. Thank you all.